अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन। तो सल्तनत कालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत पीरियड। तो इस दौर में हम देखते हैं कि यहाँ का प्रशासन मूलतः सैनिक प्रशासन था। राजतंत्र जैसी बात नहीं थी, लोकतंत्र जैसी बात नहीं थी, स्वेच्छाचारी शासक जैसी बात थी। और कहें तो सर्वोच्च शासक जो थे वो सम्राट के रूप में नहीं बल्कि सुल्तान के रूप में जाने जाते थे। और सुल्तान का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद था वहाँ पर। इस पीरियड में सम्राट जैसी बातें, राजा जैसी बातें आपको सुनने को नहीं मिलती है, यहाँ सुल्तान मिलता है। और उसी सुल्तान में हर एक अधिकार उसमें समाहित था, चाहे वो राजनीतिक हो, कानूनी हो, सैनिक हो, हर तरह का अधिकार उसी को प्राप्त था, सर्वोपरि अधिकार उसी को प्राप्त था। हालांकि यह अलग बात है कि राज्य की सुरक्षा के लिए भी वही उत्तरदायी थे, क्योंकि वही सम्राट के रूप में वही सुल्तान थे, तो शासक को ही सुरक्षा देना था पब्लिक का। खैर, तो यहाँ पर तो यही कारण था कि प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी वही थे। और सेना की बात थी, सेना का शासन था, और वे एक सर्वोच्च सेनापति के रूप में थे सुल्तान। और चाहे वह राजनीतिक बात करें या प्रशासनिक या न्याय व्यवस्था की ही बात करें, जैसे न्यायाधीश वो नियुक्त करते थे, लेकिन प्रधान सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में वे स्वयं थे। और अन्य न्यायाधीश वो नियुक्त करते थे वे जरूर, लेकिन उस न्यायाधीश के फैसलों के भी विरुद्ध वही सुनवाई करते थे। सल्तनतकालीन प्रशासन में सुल्तान ही सब चीज़ था। और इस सल्तनतकालीन व्यवस्था की सबसे बड़ी बात, एक विशेषता के रूप में रही कि इक्तेदारी प्रथा चालू होगी। इक्ता प्रथा यह था कि सैनिक प्रशासन तो था ही, लेकिन सेनापति को इलाका बांट दिया जाता था, और वे सेनापति इक्तादार कहलाते थे। और इक्तादार कहलाते थे कहने का मतलब कि उस विषय जितना जमीन उसको दिया जाता था, उस भूमि कर के रूप में एक तरह से वहाँ पर वे वसूली करते थे, और उसी से वे धन प्राप्त करते थे, उसी से अपना प्रशासन चलाते थे, और कानून व्यवस्था बनाए रखने में वे सहभागी बनते थे। और उसी इक्तादारी कि जो कर प्राप्त होता था, उसी से अपने जो अधीनस्थ स्तर के जो सैनिक होते थे उनका वेतन आदि दिया जाता था, और कुछ राशि राज्य को दे दिया जाता था। और एक तरह से अगर कहें तो यह इक्तादारी प्रथा, इक्तादार जो होते थे वह राज्य द्वारा, सुल्तान द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और वहाँ पर सिर्फ वे रहते थे वे, और वो अपने कार्यकाल जब तक उनका सुल्तान शासक जो है चाहते थे उसके प्रसन्न रहने तक, उसके प्रसाद पर्यंत हम कह सकते हैं कि वे इक्तदार रहते थे। और इक्तदार को कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह तक तबादला, ट्रांसफ़र की भी बातें होती थी। प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए सुल्तान मंत्री की भी नियुक्ति करते थे, और मंत्री के रूप में वे वजीर कहलाते थे उस समय। वजीर जो कि सेनापति भी होते थे, और वे वजीर आय का लेखा जोखा भी रखते थे। वजीर के पास जिम्मेवारी थी, जब सुल्तान बाहर चला जाता था तो फिर सारा जिम्मेवारी वजीर पर ही आ जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि वजीर के ही अंदर जो है, जैसे जो कोई खर्च की बात होती है तो उसका परीक्षण करने के लिए एक महालेखा परीक्षक होते हैं, और जो इनकम होता है आय का परीक्षण करने के लिए महालेखाकार होते हैं। तो वे सारे के सारे सब वजीर के नीचे ही काम करते थे। और इससे हम देखते हैं कि वजीर एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद बन गया था। वजीर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था वह होता था दीवान ए अर्ज या सैनिक विभाग। और दीवान ए अर्ज सैनिक संबंधी कार्य को देखते थे। हालांकि सेना के संबंधी जो महत्वपूर्ण पद होते थे वे सेना का सर्वोच्च पद के रूप में सेनापति नहीं बल्कि सुल्तान ही होते थे। और ये जो दीवान ए अर्ज होते थे या सैनिक संबंधी कार्य करते थे। आरिज के ये इसका प्रमुख विभाग जो था, सेना की से भर्ती करना, उसे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना, उनको वेतन देना। और कहा जाता है कि आरिज के विभाग की स्थापना बलबन के काल में हुई थी, और बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका और ज़्यादा ध्यान दिया। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की नियमित हाजिरी पर बल दिया और घोड़े को दागने की व्यवस्था की ताकि अच्छे किस्म के घोड़े आवे। और कहा जाता है कि उस समय जो सेना होते थे तो उसको सेना का वेतन देने के लिए उसे कुछ गांव दिए जाते थे। और
वहाँ पर उससे जो आय होती थी वही उनका कमाई होता था। लेकिन अलाउद्दीन एक ऐसा पहला सुल्तान बना जो कि सेना को वेतन नकद देता था। दीवान ए अर्ज के साथ साथ एक विभाग था दीवान रिसालत और दूसरा था तीसरा दीवान इंसा। तो दीवान ए रिसालत इसमें जो होता थे बातें, इसमें धार्मिक संबंधी बात होते थे, धार्मिक मामले की बात होती थे। जो धार्मिक संस्थान थे जो पवित्र थे और जो विद्वान थे, साधु संत पीर, इस सबको वजीफे देने का काम करता था दीवान रिसालत। और इसके जो अध्यक्ष होते थे वे सदर होते थे और जो अधिकतर काजी होते थे, काजी। और ये काजी न्याय विभाग के भी अध्यक्ष होते थे। काजी का काम था कि जो मुस्लिम कानून होता है, शरीयत पर आधारित कानून, उसका देखभाल करना। वहीं हिंदू व्यक्ति के कानून के अंतर्गत जो बातें आती थी उसके आधार पर पंचायत और नगर में जो विभिन्न जातियां थी उसके मुताबिक निर्णय लिए जाते थे। हालांकि और अपराध कानून संबंधी जो कानून होते थे वे सुल्तान द्वारा बनाए गए नियमों पर ही संचालित किए जाते थे। दीवाने अर्ज और दीवाने रिसालत के बाद एक और था दीवाने मंसा। तो इनका कार्य होता था पत्र व्यवहार संबंधी कार्य जो कि दूसरे अन्य राज्यों के साथ स्थापित किए जाते थे। अन्य जो संप्रभु संपन्न शासक होते थे उनके बीच और या अधीनस्थ कर्मचारी होते थे, तो उसके साथ सारा गोपनीय पत्र व्यवहार संबंधी कार्य जो होते थे वहीं ये चीज़ दीवाने इंसा के जिम्मे था। इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ जो शासक थे वे अपने गतिविधि के लिए जासूस की नियुक्ति करते थे। विभिन्न विभागों में जासूस की नियुक्ति करते थे और ये जासूस वरीद कहलाते थे। और वरीद के रूप में सामंत होते थे, वैसे सामंत होते थे जो सुल्तान के विश्वसनीय हुआ करते थे। और कहा था कि फिरोज तुगलक ने तो गुलामों के मामले के लिए एक अलग विभाग बनाया था और इस विभाग में दासों में से अनेक शाही कारखानों में काम करते थे और इन कामों की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था वह वकील दर कहलाता था। फिरोज ने तो लोक निर्माण का एक अलग विभाग भी खोला और नहरें खुदवाई, लोक भवन का निर्माण किया। तो इसी बातें देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो व्यवस्था थी, तो प्रशासनिक प्रणाली थी, वहाँ पर शासक ही प्रमुख होते थे, कार्यकारिणी और सेना दोनों के प्रमुख के रूप में होते थे और वे कहीं न कहीं न्याय के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। वहीं पूर्व के शासकों की तरह अगर देखें तो वहाँ पर स्थानीय शासन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया गया था शासन चलाने के लिए। और भूमि कर की बात हो या वसूल करने वाले व्यक्ति हो, वे पूर्व की तरह वही थे।